हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज मैं क्लास 9th हिंदी में क्लास 9th चैप्टर 4 जाबिर हुसैन उनकी कृति है सांवलेपनों की यादें। सांवलेपनों की यादें इसको मैं पढ़ाऊँगी। पहले इसके जो चैप्टर है इसका जो थ्योरी है इसकी मैं वो इंट्रो बताऊँगी, फिर उसके बाद मैं इस कहानी को समझाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सलीम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवलेपनों की यादें के रूप में व्यक्त किया है। सलीम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा का रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो कुछ इंट्रो था इस चैप्टर का, तो आइए शुरू करते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों की एक हुकूमत मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके? कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सलीम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों में भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सलीम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उन पक्षी के बारे में आता है। अब तो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है कि ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। ऐसा ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सलीम अली। पता नहीं इतिहास के कब कृष्ण के वृंदावन में रास लीला रची थी और शौक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भाड़े फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ की छां में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरी घटनाक्रम याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आया और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सुबह ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बांस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा। जो संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या?
मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीरों को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने से सफल नहीं हुई जो पक्षी की तलाश और इनकी हिफाजत के प्रति समर्पित है थी। सालिम अली की आंख पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए दूर क्षितिज तक फैली लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़र में कुछ वैसा ही प्रजादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव के आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खिलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाने का अनुरोध लेकर दक्ष चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधान थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उसने उनकी आंखें नम कर दी थीं। आज सालिम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं, कौन बचा? तो जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। कौन बचा है अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर चलने वाले लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉर ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारे बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है और मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है और मुझे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का ज़माना पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों के भी बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा पहले बने रहे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गोरैया सारी ज़िंदगी उनकी
उन्हें खोजे के नए नए रास्तों की तरफ ले जा सकती रही है। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वही लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टीपू बन की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे और जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नेताओं के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। मेरी आंखें नम हैं। सालिम अली, तुम लौटोगे ना? तो ये आज का जो है, ये आज यहाँ पर ये समाप्त होती है। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो तब थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।